दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के 5वें भाग में स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुँह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे, इसीलिए कहानी नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो अब कहानी रोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। चलिए कहानी का 5वां चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग इस कहानी का चौथा चैप्टर सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। चलिए फिर कहानी स्टार्ट करती हूँ। शादी करोगी मुझसे, वर्ड्स सुनकर अनिका बिल्कुल शॉक्ड रह गई। कान में बार बार यही वर्ड्स लगातार गूंज रहे थे। उसे खुद के कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि अभी ने उसे पहली बार प्रपोज किया हो, लेकिन आज उसका डायरेक्ट ऐसी बात कह जाना अनिका के दिलो दिमाग पे असर कर गया। धड़कनें एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गई हों, सांसें जैसे कुछ देर के लिए थम सी गई हों, हवाओं का रुख जैसे बदल सा गया हो। कुछ पल के लिए अनिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया। फिर अभी की आवाज़ गूंजी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अनिका? अनिका उसकी ओर हैरान भरी निगाहों से देखते हुए मन में बोली, तुम्हें देखकर या फिर तुम्हारी बातों से मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम जैसे लड़की, मुझे जैसी मिडिल क्लास लड़की जो तुम्हारे स्टेटस को देखकर तुम पर मर मिटी होगी, तुम्हें पाने के लिए ना जाने कितनी सारी मिन्नतें की होगी। काश तुम मुझे मिल जाती। आज वो जो कभी कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, सारी लड़कियों के दिलों पे राज करने वाला, उसे आज यूँ अचानक से मेरा ख्याल कैसे आया? सामने से गुजरने वाली हवा जैसे मुझसे पूछने की कोशिश कर रही हो, आज ये सब क्यों? क्या सचमुच में अभी उसका हाथ ज़िंदगी भर के लिए थामना चाहता है, या फिर बीच मझधार में उसका हाथ पकड़े रहने का नाटक करेगा? ना जाने कितने सारे सवाल एक जवाब देने थे अनिका को, जिससे ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी बल्कि उसकी भूचाल भरी ज़िंदगी में कुछ शांत सा माहौल बन जाता। बहुत कुछ बदलना है मैंने अपने आप में, लेकिन तुम्हें वो टूट कर चाहने की आदत अब तक नहीं बदली। तुम यकीन करो या ना करो अनिका, लेकिन आज मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है, और ना ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जब तक तुम मेरी होने के लिए तैयार नहीं होती, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, तुम्हारी आँखों के सामने। अनिका हंसते हुए बोली, कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। तुम जानते भी हो तुम्हारे दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने से क्या भूचाल आया है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अनिका अभी का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। वो अपने भाई के कमरे में आती है, जहाँ सोनू के माथे पे पट्टी बंधी हुई थी। रिया उसके सिरहने बैठी हुई रो रही थी। अनिका अभी का हाथ छोड़ते हुए बोली, तुम्हारी मॉम ने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया, देखो अपनी आँखों से। मॉम ने? ये क्या बोल रही हो तुम? सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम की बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को किडनैप करवा लिया। और उन्होंने मेरे सामने क्या शर्त रखी, सुनोगी तो तुम्हें अपनी ही मॉम पे गुस्सा आएगा। मैं तुमसे सगाई कर लूँ, शादी की सारी रस्मों को निभाऊँ, और शादी के मौके पर तुम्हें मंडप पे छोड़कर भाग जाऊँ, जिससे तुम मुझसे नफ़रत करने लगी, बेइम्तिहान नफ़रत। फिर तुम अपनी नफ़रत की आग में आकर कनिका से शादी कर लो। इतना ही नहीं, वो तो मेरे घर को नीलाम करवाना चाहती हैं अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो। अनिका रोने लगी। अभी अनिका को रोता हुआ देखकर बोला, अगर नहीं माना तो क्या अनिका, बताओ मुझे, क्या कहा मॉम ने? वो मेरा जीना हराम कर देंगी, मेरे भाई और बहन को जान से मार डालेंगी। उन्होंने मुझे आज शाम तक का टाइम दिया है इस शहर से जाने के लिए। तुम बताओ मुझे क्या ना करूं मैं तुमसे, और भी ज़्यादा नफ़रत, सॉरी, तुम बताओ मुझे क्यों ना करूं मैं तुमसे और भी ज़्यादा नफ़रत। जिस खूबसूरत मोहब्बत के लिए मैंने अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया था, जिस मोहब्बत के खातिर मैंने खुद को बर्बाद कर दिया था, आज वही मोहब्बत मुझसे सब कुछ छीनने के बाद भी अब भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। बताओ अभी क्यों करूं मैं तुमसे शादी? तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से, तुम्हारे वजूद से भी नफ़रत करती हूँ। जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है। तुम्हारी ओर देखने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे रह रह कर अपनी की हुई गलतियों को सामने ले आता है। बीते हुए पल कभी भुलाए नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हीं बीते पलों को मैं आज भी याद करके जी रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मैं खुद को जान से मार डालूँगा।
रिया और अनिका दोनों सन्नसी रह गई। रिया को जब ये सब देख कर रहा नहीं गया तो वो बेड से उठकर बोली, मिस्टर दीवान, आप सचमुच में मेरी बहन से प्यार करते हैं ना? है हिम्मत आप में। आप मेरी बहन को अपनी मॉम की ऊंची हरकतों से बचा सकते हैं। उन्होंने मेरी बहन का जीना हराम कर रखा है। आप मेरी बहन को उस घर में ले जाना चाहते हैं जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप कब तक रहेंगे घर में? अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी दी के ऊपर ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारियाँ बल्कि वो हमारे लिए सब कुछ है। उन्हें कुछ हो गया तो एक ज़िंदगी नहीं बल्कि 3-3 जिंदगियाँ भी चली जाएंगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अभी को तो जैसे रिया की बातों को सुनकर कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। वो सोनू के पास बैठकर उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, तुम चाहती हो मॉम तुम्हारे भाई और बहन को कुछ ना करे तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अनिका, मुझे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए होता उसे हासिल करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा देता हूँ। तुम तो फिर भी मेरी मोहब्बत, तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी ज़िद कहो या फिर मेरा जुनून, जो कुछ भी हो वो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म है। आज शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा राधे श्याम के मंदिर में, टाइम 5 o'clock। अगर तुम नहीं आई तो इसका अंजाम तुम भुगतने के लिए तैयार रहना। अभी अनिका को देखते हुए कहता है, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें जो कहना है वो कर लेना। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर कर तुम्हारी सारी शर्तों को मान लूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अनिका चिल्लाते हुए बोली। घर से बाहर गूंज रही आवाज़ को पड़ोस वाले सुन रहे थे। कुछ लोग अनिका के घर के बाहर आकर जमा हो गए। वो लोग जैसे ही अभी को देखते ही एक दूसरे को देखकर बातें बनाने लगे। 2 जवान लड़कियों के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? और ये लड़का कौन है जो अभी घर से बाहर निकला है? तभी एक औरत बोली, इन लड़कियों के लक्षण ठीक नहीं हैं। माँ बाप तो है नहीं संभालने के लिए, इसीलिए अपनी मर्जी से जिसको चाहे घर में घुसाती रहती हैं। लेकिन ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ रहना है तो इज्जत से रहे वरना यहाँ से चली जाएं। लोगों की बातों को सुनकर अनिका को तकलीफ़ हुई, लेकिन वो उन लोगों की बातों को अनसुना कर घर के अंदर आकर दरवाज़ा लगा देती है। फिर अपने भाई के पास बैठते हुए बोली, रिया, तुमने इसे दवाई तो दी थी ना? हाँ दी, लेकिन बाहर लोग क्या क्या बोले जा रहे हैं हम सब के बारे में। आपने सुना ना? आपने उन लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया? ये शरीफों का मोहल्ला है तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? ये लोग अपने काम से मतलब रखें ना, दूसरों के मामलों में नाक क्यों घुसानी है? इन लोगों को आप चुपचाप सहती हैं, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। पहले जब आप स्टेज शो करती थी तो लोग आपको कितनी गंदी नज़रों से घूरते थे। अब फिर से वही सब। ये ठीक नहीं है। आखिर हम भी तो इंसान हैं। लोगों की बातों का बुरा हमें भी लगता है। कभी कभी मुझे लगता काश मम्मा और पापा के साथ हम भी। रिया के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए अनिका रोते हुए बोली, ऐसा दोबारा मत कहना रिया। तुम ही अगर ऐसी बातें करोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? तुम तो मेरी हिम्मत हो, मेरा हौसला हो। ऐसी बातें सुनने के बाद मुझ पर क्या बीतती है ये कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं ना उस दिन अभी से दोबारा मिलती और ना ही ये सब कुछ शुरू होता। मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मैं इतनी मजबूर और कमज़ोर कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन अब अपनों को खोने से डर लगने लगा है। उसकी ज़िद के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगी, कभी नहीं। नफ़रत करती हूँ मैं उससे। मैं रंस से एक बार बात करके देखती हूँ, वो मेरा साथ ज़रूर देगा। रिया अपनी बहन के गले लग कर बोली, अब से मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी दी। आई एम सॉरी दी। आप प्लीज़ ऐसे रोइए मत। दोपहर के 3 बज चुके थे। अभी घर आ चुका था। वो जैसे ही घर के अंदर आने लगा, मिस्टर दीवान उसे देखकर बोले, आजकल तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? मेरी इज्जत का ख्याल तो है नहीं तुम्हें? आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी करता रहा मैं, लेकिन तुम्हारी ये जिद कभी पूरी नहीं होगी। जिस लड़की के पीछे तुम पागल हो रहे हो वो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहती है। अपनाना चाहती भी है या नहीं, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अभी अपने डैड की बातों को सुनकर अभी हंस देता है और हंसते हुए कहता है, किसने कहा आपसे वो मुझे अपनाना नहीं चाहती है?
मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी है, बस बताने आया हूँ। आज शाम को मैं शादी करने जा रहा हूँ। आपको आना है तो आ जाइएगा अपना आशीर्वाद देने, वरना आपकी मर्जी। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो अभी? अगर तुम्हारी इस तरह की हरकत रही तो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाला है तुम्हें। अगर उस लड़की ने इससे सचमुच में तुमने शादी की तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मिस्टर दीवान गुस्से में बोले। उनकी बातों को सुनकर अभी मुस्कुराते हुए कहता है, डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे आप जैसे चाहें धमकी दे सकते हैं। अनिका मेरी चाहत नहीं बल्कि जुनून है, और उसे हासिल किए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। रोमा अपने बेटे को समझाते हुए बोली, आखिर उस लड़की में ऐसी तो कोई बात नहीं है जो कनिका में नहीं है। अभी फ़र्क नज़रिए का है। तुम्हारे लिए कनिका से बेहतर कोई नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मॉम, नज़रिए का फ़र्क है। मेरे लिए अनिका से बेहतर कोई नहीं है। वो खूबसूरत है, समझदार है, एक वाइफ होने के साथ साथ उसमें वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। जिम्मेदारियों का एहसास है उसे, और सबसे बढ़कर मैं उससे बेहद ही प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मिस्टर दीवान का गुस्सा अब सातवें आसमान पे पहुँच गया था, लेकिन बात को संभालते हुए रोमा जी कहती हैं, अभी अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। अभी वहाँ से चला गया तो रोमा जी अपने पति को समझाते हुए बोली, अभी के सर पे प्यार का भूत सवार है, और मैं जानती हूँ ये टेम्परेरी है, क्योंकि आज से पहले भी उसकी ज़िंदगी में न जाने कितनी सारी लड़कियाँ आई हैं, लेकिन इसने सबको अवॉइड किया है। पृथ्वी, आप अपने बेटे को थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे वो पहले संभल गया था, उस लड़की के जाने के बाद फिर से संभल जाएगा। ऐसा नहीं होगा रोमा, मेरा दिल कहता है। ये लड़की इसकी जिद ही नहीं बल्कि जुनून की हद को पार कर चुकी है। वो लड़की अगर जिंदा रही तो हमारा अभी हमसे दूर हो जाएगा, इससे पहले कि ये हमारी इज्जत को और भी ज़्यादा नीलाम करे। सारा किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो लड़की ही है सारे फसाद की जड़। मिस्टर दीवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हुए घर से बाहर चले गए। रोमा जी चीज़ों को संभालने में लगी हुई थी, लेकिन चीज़ें और भी ज़्यादा उलझती हुई जा रही थी। वो खुद से शिकायत करते हुए बोली, अब क्या करूं मैं? ना मुझसे अभी की हालत देखी जाती है और ना अपने पति के खिलाफ जा रही हूँ। माता रानी, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए, इन सब उलझनों से निकालने का कोई मार्ग दिखाइए। रोमा जी जितनी ऊपर मन से कठोर थी, अंदर से उनका दिल उतना ही मोम का था। आज तक वो जितनी भी बुरे काम किए थे सिर्फ अपने पति के कहने पर, लेकिन आज वो खुद अपने पति के खिलाफ जाकर अपने बेटे के बारे में कुछ करने की हिम्मत जुटा रही थी। रोमा जी अभी के कमरे में आती हैं और दरवाजे को नॉक करते हुए बोली, अपनी मॉम से भी नाराज़ रहेगा ना? तू बोल। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि शिकायत करना है मुझे आपसे। अच्छा, आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब वो मुझसे शिकायतें भी करने वाला है। अभी खिड़की के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हर बात को मजाक में मत लीजिए मोम, मुझे आपसे शिकायत करना है, वो भी आपके बारे में। क्यों किया आपने ऐसा मोम? क्यों मुझे मेरी अनिका की नज़रों में गिराने पे तुली हुई हैं? आपने सोनू को किडनैप कराया, उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि उसके मन में इतना डर बैठ गया कि घर आते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी पूरी बॉडी फीवर से तप रही है। आप अनिका और मेरी शादी नहीं बल्कि एक सौदा करवाना चाहती थी। वो मुझे छोड़ कर चली जाए और मेरा फिर से दिल टूट जाए। कोई भी माँ अपने बेटे के लिए इतना बुरा भी कर सकती है? कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं। आप मेरी मॉम होकर ये सब किया। आपको थोड़ा सा ये भी नहीं लगा कि जब ये बात मुझे पता चलेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? आई एम सॉरी मॉम, मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। अब आप पर दोबारा से भरोसा कर पाऊँगा भी या नहीं, ये भी नहीं कह सकता हूँ। रोमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी किए पे पछताते हुए बोली, मैं तुम्हारी मॉम होने से पहले किसी की वाइफ भी हूँ। अभी तुम नहीं समझ सकते हो। तुम एक लड़की के लिए अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहे हो। समझ तो आप नहीं रही हैं मॉम। वो लड़की अब आपके बेटे की ज़िंदगी बन चुकी है। उसे हर्ट करेंगे तो तकलीफ़ मुझे भी होगी। अभी कहकर गुस्से में जाने लगा। रोमा जी अच्छे से जानती थी कि अभी अनिका को कभी नहीं छोड़ सकता। वो उसे रोकने के लिए
फ्रूट बाउल में रखी हुई तेज़ धार वाली नाइफ उठाकर अपने गले पे लगाते हुए बोली, 1 मिनट अभी, अगर आज तूने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान ले लूँगी। अभी जैसे ही अपनी माँ के हाथ में नाइफ को देखता है वो घबराते हुए कहता है, मॉम ये क्या कर रही हैं आप, छोड़िए नाइफ को। नहीं अभी, तुम मेरी सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? आज तुम्हें उस लड़की और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। अगर तुम उस लड़की के पास गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। डिसाइड करो अभी, तुम्हें तुम्हारी मॉम चाहिए या फिर वो लड़की। आप जैसा कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ मॉम, लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। अभी रिक्वेस्ट कहते हुए बोलता है। रोमा जी नाइफ को साइड में रखते हुए बोली, अब से तू कभी भी उस लड़की का नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लाएगा। मुझसे प्रॉमिस कर कि तू कनिका से ही शादी करेगा। प्रॉमिस करो अभी। अभी के लिए ये डिसीजन लेना इतना मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी मॉम से कहे भी तो क्या कहे। आपने मुझे मजबूर किया है मॉम, जैसा आप चाहती हैं वही होगा, लेकिन मैं चाहकर भी अनिका को कभी नहीं भूलूँगा, कभी नहीं। भले ही मैं उसका नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा रहेगी। रोमा जी अपनी बेटे का चेहरा देखने लगी। अभी की आंखों में नमी थी। वो अनिका से इतना प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ को भी उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता था। सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए वो कनिका से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। शाम हो चुकी थी। सोनू का बुखार उतर गया था। वो बेड पे बैठा हुआ। अनिका उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी रिया अपनी बहन के पास आकर बोली, दी अब हम सब कहाँ जाएंगे, शाम होने वाली है। अभी धमकी देकर गया है, अगर आप नहीं गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मेरा यकीन है उसकी मॉम और डैड उसे कभी ऐसा करने नहीं देंगे। तुम नहीं जानती रिया, इन बड़े लोगों को ज़ुबान पर कुछ और दिल में कुछ और होता है। मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी। कल मैं काम की तलाश करने जाऊँगी। मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया है। उसने मुझे बताया कि फ़िलहाल एक काम है, कुछ दिनों के लिए ही है, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने हाँ कह दिया है। तू चिंता मत कर और जाकर कुछ खा ली, कब तक भूखी रहेगी? अनिका कहती है। रिया दुखी मन से कहती है, घर में राशन ख़त्म हो गया है। जो भी था मैंने सोनू के लिए बना दिया। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी पैसे थे वो सारे मेरे चक्कर में ख़त्म हो गए। चुप कर तू, ऐसा नहीं बोलते। तू ठीक है ना? बस यही काफ़ी है। मैं देखती हूँ कुछ, तुम सोनू के पास ही रहना। अनिका रिया से कहती है और दूसरे कमरे में चली गई। अनिका अपने कमरे में आती है और अलमारी खोलने लगी। अनिका अपनी माँ की ज्वेलरी को निकालती है। जैसे ही वो अपनी माँ के सोने के कंगन को देखती है उसकी आंखें भर आई। वो उस पल को याद करने लगी जब उसकी माँ ने उसके लिए ये कंगन बनवाए थे। अनिका रोते हुए बोली, इस कंगन से आपकी और मेरी ना जाने कितनी सारी यादें जुड़ी हैं माँ। मैं इसे गिरवी रखवा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। मैं मजबूर हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस कहती हूँ मैं जल्दी ही इसे छुड़वा भी लूँगी। यह आपकी निशानी है। आप चाहती थी कि इसे मैं अपनी शादी में पहनूँ। अनिका उस कंगन को लेकर घर से बाहर चली गई। वो सड़क पे पैदल ही चल रही होती है कि अपनी ही धुन में खोई हुई। अनिका जब ज्वेलरी शॉप पे पहुंचती है वो अंदर जाते हुए किसी से टकरा जाती है, जिस वजह से वो दीवार से जा लगी। उसका कंगन वहीं दूर जा गिरा। सर में चोट लगने की वजह से उसके सर से खून निकल आया। वो झल्लाते हुए बोली, आंखें बंद करके चलना ही है तो अपने घर में चलो। ये ज्वेलरी शॉप है, कोई अखाड़ा नहीं जो तुम कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हो। कितनी जोर की चोट लग गई मुझे। अनिका अपने सर पे हाथ रखते हुए जैसे ही पीछे पलटती है, सामने कोई और नहीं बल्कि ये अभी था जो अपनी मॉम के साथ आया हुआ था। अभी और अनिका एक दूसरे को देखने लगे थे, लेकिन किसी की भी जुबान से कुछ नहीं बोला जा रहा था। अनिका अभी को देखते हुए अपना रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़कर जैसे ही ज्वेलरी शॉप के अंदर जाने लगी उसका दुपट्टा अभी की वॉच में फंस गया, जिस वजह से उसे लगा अभी उसका दुपट्टा पकड़ लिया है। वो झल्लाते हुए बोली, अभी मेरा दुपट्टा छोड़ो। अभी मुस्कुरा रहा था तो अनिका गुस्से में पीछे मुड़ती है और देखती है उसका दुपट्टा अभी ने नहीं बल्कि उसकी वॉच में फंस गई है। वो अपने दुपट्टे को खींच कर निकालती है और आगे बढ़कर जाने लगी। पीछे से अभी अनिका को रोकते हुए कहता है, सॉरी। अनिका के कदम रुक गए। वो पीछे पलट कर अभी को हैरानी से देखते हुए बोली, सॉरी?
लेकिन तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम पर सूट नहीं करता है। ये वो वर्ड्स है जो बिना बोले भी महसूस कराए जा सकते हैं, लोगों के चेहरे पे साफ साफ झलकते हैं। जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है। मैं कनिका से शादी कर रहा हूँ। तुम मुझसे नफरत करती हो ना, मुझे देखना भी नहीं चाहती हो। अब से ऐसा ही होगा। ना तुम कभी मुझे देखोगी और ना मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आऊँगा। अभी सैड होकर कहता है तो अनिका अपनी फिंगर में पहनी हुई रिंग को उतारने लगी, लेकिन रिंग इतनी टाइट हो रही थी कि फिंगर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी उसे ऐसे देखकर कहता है, रहने दो, ज़बरदस्ती क्यों उतार रही हो रिंग को? क्योंकि अब ये रिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इसे पहने हुए रखूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक किराए के रिश्ते की बोझ तले दबी हुई हूँ, जिसे ना तोड़ सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। इसीलिए इस रिंग का उतारना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इतना कहकर अनिका अपनी फिंगर से खींचकर रिंग को निकाल ही लेती है, जिससे उसकी फिंगर छिल गई थी, लेकिन वो उफ तक नहीं कर सकती थी। अभी की एक एक बातें अनिका को दिल को चुभ रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल को ये सारी बातें सुनने के कारण तकलीफ़ दे रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाए जा रही थी कि अब वो हमेशा के लिए अभी को खो देगी। अभी वहाँ से ज्वेलरी शॉप से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ गया। अनिका जैसे ही शॉप में जाती है, ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को वो जैसे कंगन देने वाली होती है, वो अपने कंगन को ढूंढने लगी, लेकिन कंगन ना मिलने की वजह से वो परेशान हो गई और भागते हुए बाहर आई और ख़ुद पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैंने कंगन को खो दिया, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे, और फिर वो कंगन माँ की निशानी है, ऐसे कैसे खुआ दिया मैंने? घुटने के बल बैठकर वो रोने लगी। अभी उसके सामने अपना रुमाल बढ़ाते हुए कहता है, अपने आंसू पोंछ लो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मैंने माँ के कंगन को खो दिया, मैं उसे गिरवी रखने आई थी। घर जाऊँगी तो क्या कहूँगी मैं रिया से? अनिका रोते हुए बोल रही थी, लेकिन अभी उसके आंसू को देखकर कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ कनिका पहुँच गई। वो अभी के पास आकर उसके गले से लगकर कहने लगी, हाय अभी, मुझे आंटी ने कॉल करके यहाँ बुलाया। मुझे लगा तुम ऑफिस में होगी, लेकिन यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी रूखे अंदाज में कहता है, हाय मोम शॉप के अंदर हैं, वो तुम्हारे लिए रिंग ले रही हैं, उन्हें साइज़ पता नहीं थी। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अनिका को देखकर कनिका कहती है, हाय अनिका, तुम यहाँ? आई एम शॉकिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐसे ज़मीन पे बैठकर? अनिका अपने आंसू पोंछकर, हाय कनिका, कैसी हो? ओह, मैं तो भूल ही गई, सॉरी। कंग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी। कनिका उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसे कंग्रेचुलेसन कहने से कुछ नहीं होगा। कल ही मेरी इंगेजमेंट है और अगले 10 दिन के बाद शादी। मैं बहुत ही खुश हूँ अनिका, और ये खुशी सिर्फ मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। मुझे तुम पे गुस्सा आया था कि तुम मेरे प्यार अभी को मुझसे छीन रही हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी शादी की सारी रस्मों में शामिल हो, मेरी फ्रेंड की तरह रहोगी ना मेरे साथ? बोलो अनिका, देखो मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, तुम साथ रहोगी तो मुझे बेस्ट फ्रेंड की कमी भी महसूस नहीं होगी। क्या तुम बीती बातों को भूल कर मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अनिका अभी को देख कर कहती है, आई एम सॉरी कनिका, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगी, मुझे बहुत सारे काम हैं। कनिका उसे फिर से रोकते हुए बोली, क्यों मना कर रही हो अनिका? मैं जानती हूँ तुम्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है, एक तरह मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहती हूँ। मेरी वेडिंग प्लानर की असिस्टेंट बन जाओ, इस बहाने तुम मेरी वेडिंग भी अटेंड कर लोगी और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। प्लीज़ अनिका, ना मत कहना, ठीक है? मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो ये रहा मेरा नंबर, तुम इस पर जब चाहे तब कॉल कर सकती हो। कनिका उसे अपना नंबर देती है और अभी को अपने साथ ज्वेलरी शॉप के अंदर जाने लगती है। फिर उसका मन किया वो फिर से दोबारा लौट कर आई और अनिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम भी चलो ना मेरे साथ। कनिका उसका हाथ पकड़कर शॉप के अंदर ले आई और अपनी रिंग का साइज़ देकर वो रिंग पसंद करने लगी।
सबसे पीछे कोने में खड़ी अनिका को मिसेस दीवान जैसे ही देखती हैं वो उसके पास आकर कहती हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें एक बार और देखा था। सॉरी मैडम, मैं अपने मन से नहीं आई हूँ, बल्कि कनिका मुझे लेकर आई है। अच्छा, कनिका वो तुम्हें लेकर आई? फिर तो ठीक है, इसी बहाने तुम देख लोगी दीवान ख़ानदान की होने वाली बहू की पसंद कैसी होती है। मेरी होने वाली बहू ने जिस रिंग को पसंद किया है उसकी कीमत जानकर हैरान रह जाओगी। बहुत ही रेयर डायमंड है जिसे ना कभी तुमने देखा होगा और ना कभी देख सकती हो। अभी तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन अपनी किस्मत को देखो और कनिका को। तुम्हारी और अभी का कोई मेल ही नहीं है, इसीलिए तो तुम दोनों की सगाई होकर भी टूट गई। अनिका, अब तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। तुम्हें अब कोई परेशान भी नहीं करेगा। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। यही चाहती थी ना तुम? जाओ, खुश रहो तुम। मिसेस दीवान अपनी बात कहकर कनिका के पास मुस्कुराते हुए आती हैं और कहने लगी, कनिका बेटा, रिंग बहुत ही प्यारा है। अभी तुम भी पसंद कर लो अपने साइज की रिंग। अभी अपने फिंगर में पहने हुए रिंग की ओर देखता है और मायूस नज़रों से अनिका की तरफ देखते हुए मन में कहने लगा, तुम्हारे संग गुजारे लम्हों को याद करके मैं आज तक जीता रहा। तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो ऐसा लगा जैसे इस जहाँ की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों, लेकिन तुम मेरे पास आकर भी मेरी कभी नहीं हो सकोगी, तो तुमसे दिल ही नहीं लगता। क्यों क्यों अनिका, आखिर मुझे दिल लगाने की सज़ा क्यों मिल रही है? तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा दिल में तुम और साथ कोई और कैसे एक्सेप्ट करूँ मैं कनिका को? कैसे दे दूँ उसे तुम्हारी जगह? अनिका की नज़र एक डायमंड पेंडेंट पे गई जिसे वो ना जाने कब से देखे जा रही थी, लेकिन सिर्फ देख ही सकती थी। लेकिन अभी की नज़रें जैसे ही अनिका पे पड़ी, वो देखता है अनिका डायमंड पेंडेंट को देख रही है। वो कुछ नहीं कहता, बस दूर खड़ी अनिका को निहार रहा था। मिसेस दीवान अपने बेटे के कंधे को छूते हुए बोली, बेटा क्या सोच रहे हो? रात हो जाएगी, जल्दी से अपने लिए रिंग को पसंद करो। मजबूर अभी अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहता है, मॉम आप कोई भी रिंग पसंद कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी शॉप से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर कहीं चला गया। कनिका अपनी रिंग को लेकर अनिका के पास आकर बोली, कैसा है ये रिंग? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो अनिका? बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब अभी तुम्हें ये रिंग पहनाएगा तो ये तुम्हारी फिंगर में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मैं घर जाऊँ वरना देर हो जाएगी, अनिका कहती है। कनिका उसे रोक कर कहने लगी, कल तुम दीवान मेंशन में आ जाओगी ना? मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल नहीं है। अनिका बाय बोलकर चली गई। वो जैसे ही घर पहुँचती हैं, उसे घर में जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी खाली हाथ। उसने अपनी माँ के कंगन को भी खो दिया था और पैसे भी नहीं थी उसके पास। मन महसूस कर वो दरवाजे से जैसे ही अंदर आई, रिया मुस्कुराती हुई बोली, दी इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? सारा राशन का सामान भेज कर खुद नहीं आई आप? क्या सारा सामान लेकिन अनिका चौंकते हुए बोली, ये लो। आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। ये पैसे भी थे सामान के बैग में और इतना सारा राशन कि 3 महीने तक तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप फ्रेश होकर आइए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तभी सोनू मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर उसे हक करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच दी, आपने इतना सारा चॉकलेट मेरे लिए लिया। अनिका को सब कुछ शॉकिंग न्यूज़ की तरह लग रहा था। उसे एक पे एक शौक जो मिल रहे थे। पहले 3 महीने का राशन, फिर इतने सारे पैसे और सोनू के लिए इतने सारे चॉकलेट्स। आखिर कौन देकर गया होगा? सोचते हुए भारी कदमों के साथ अनिका जैसे ही अपने कमरे में आई, वो देखती है तो अपनी उतरी हुई रिंग उसने अभी को दे दिया था। वो विंडो के पास रखी हुई थी। अनिका विंडो के सामने आकर रिंग को लेकर अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है, लेकिन तुम्हारा ये दिखावा मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी किसी के दिल को कैसे जीतना है ये बखूबी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाली हूँ। ना ही मुझे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए और ना ही तुम्हारा साया अपने घर में पड़ने दे सकती हूँ।
अनिका बोल ही रही होती है, उसका मोबाइल बजने लगा। कॉल किसी और का नहीं बल्कि अभी का ही था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। फिर भी एक बात समझ में क्यों नहीं आती है तुम्हें? गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। किसी ने कहा, लड़कियां जब गुस्सा करती हैं तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सच है और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुम मुझसे मिलने आ रही हो या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ? अभी आशिकाना अंदाज में कहता है, ऐसी हरकत करके ना तो मुझे हर्ट कर रहे हो बल्कि अपनी होने वाली वाइफ को भी धोखा दे रहे हो। अभी जहाँ हो वहीं से अपने घर लौट जाओ, क्योंकि मैं नहीं आने वाली हूँ और तुम्हारी ये रिंग और सामान भी तुम्हें लौटा दूँगी। अनिका, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हदें भूल जाऊँ। तुम आती हो या फिर मैं आऊँ, अपनी हदें तो तुम पहले ही भूल गए हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी होने वाली वाइफ के पास जाओ। अभी अपनी हरकतों से मुझे और बदनाम मत करो, बस बहुत हो गया है। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें कोई बात इतनी आसानी से समझ में जो नहीं आती है। अनिका कॉल कट करके अपने गुस्से को शांत कर वो विंडो को खोल कर झाँकती है तो अभी सच में वहाँ आया हुआ था। अभी की नज़रें जैसे ही अनिका पे पड़ी वो दीवार के पीछे छिप गई। अभी उसे ऐसा करते देखकर स्माइल करने लगा और उसके आने का इंतज़ार। अनिका गुस्से में विंडो को लॉक करके बड़बड़ाती हुई बोली, ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है? कितना ढीठ है ये। लेकिन मुझे क्या, ये जाए या फिर यहीं रहे? रिया अपने हाथ में कॉफ़ी मग लेकर आती है और अपनी बहन को देते हुए बोली, दी, जब से आप घर में आई हैं किसी बात से परेशान लग रही हैं। और लोके ना दी, आप चाहें तो मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हैं। कॉफ़ी पी लेती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। डिनर बन गया या फिर मैं बना लूँ? नहीं दी, बन चुका है, बस आप आ जाइए, उसके बाद सब साथ में खाएंगे। रिया अपनी बहन को खामोश देख कर मन ही मन में सोचते हुए बोली, आज दी को क्या हो गया है? वो अच्छे से बात भी नहीं कर रही हैं, कहीं किसी बात से परेशान तो नहीं है ना? थोड़ी देर बाद तीनों जैसे ही डिनर करने के लिए बैठे ही थे, अनिका का मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। वो गुस्से में चेयर से उठते हुए बोली, बस बहुत हुआ। क्या हुआ दी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? अनिका पुलिस स्टेशन कॉल लगाने लगी तो रिया उससे फिर से पूछती है, रात के 11 बजे आप किसे कॉल कर रही हैं? पुलिस स्टेशन? इतनी रात को पुलिस स्टेशन कॉल लगाने से पहले एक बार आप सोच तो लीजिए दी, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? ताने देकर तो पहले ही हमारा जीना हराम कर चुके हैं, हमारी बदनामी होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये इंसान कैसा है आप जानती हैं ना, एक नंबर का ढीठ, जिद्दी और पागल। इससे कैसे छुटकारा पाना है ये आप अच्छे से जानती हैं। अब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। मुझे परेशान करके रख दिया है इसने, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। कैसे नहीं जाता है ये? तुम दोनों सोने जाओ। डिनर करने के बाद रिया और सोनू दोनों अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे, लेकिन अभी का कॉल लगातार आ रहा था। अनिका परेशान होकर घर के बाहर आती है। अभी अनिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलने के लिए आना ही था। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना ही था। अनिका अभी के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए वो किसी को कॉल लगाती है। हेलो मिसेस दीवान। अभी खा जाने वाली नज़रों से अनिका को देखते हुए उसकी मोबाइल को झटक कर नीचे गिरा देता है और अपने हाथ में कैच करके और वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, तुम्हारी बकवास बातें सुनने नहीं आया हूँ मैं, और ना ही तुमसे बहस करने। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। फिर ये जिद क्यों? तुम चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूँ, ऐसे ज़बरदस्ती करके, धमका कर। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? आधी रात को किसी जवान लड़की के घर के बाहर तुम खड़े होकर, अगर मोहल्ले वालों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो लोग तुम्हें नहीं हमें बदनाम करेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना, बिन माँ बाप के मरते ही घर की बेटियों ने किसी गैर आदमी को घर के बाहर इंतज़ार करवा रही हैं, जीना हराम करके रख देंगे। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हो? ऐसे बदनामी से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूँ, तुम्हारी होने से अच्छा है मैं खुद को जान से मार डालूँ।
अभी अनिका के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए, एक बार हमारी शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अनिका। तुम आज मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन एक दिन फिर से तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। अनिका अब और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अभी से ज़बरदस्ती अलग होकर दूर हटते हुए बोली, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। कनिका की नज़रों में मैं गिरना नहीं चाहती हूँ। तुम भले ही सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अनिका रिंग अभी के हाथ में देकर घर के अंदर चली जाती है। अभी अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है, आखिर मैं भी देखता हूँ तुम कब तक ना कहती हो। सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। रिया कॉलेज जा चुकी थी और सोनू स्कूल, लेकिन अनिका तैयार होकर भी अपने घर में अकेले बैठी हुई बस कनिका की बातों को सोचे जा रही थी। उसका मन कर रहा था वो कनिका को हाँ कह दे, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि अनिका अच्छे से जानती थी कि अभी उसे परेशान करने का एक मौका तक नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन आज कनिका की इंगेजमेंट है। मेरे पास काम भी तो नहीं है। मुझे ऐसे में स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अनिका का दिल उससे बार बार एक ही सवाल कर रहा था, जिस इंसान से तुमने कभी इतना प्यार किया, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी, आज उसी इंसान से नफरत निभाने की खातिर उसे किसी और का होते हुए कैसे देख पाओगी? क्या तुम्हारी आंखें ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर सकेंगी? अभी से नफरत निभाने के लिए तुम उससे जानबूझकर दूर होती जा रही हो। अभी वही है जिसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। अनिका अपने दिल को समझाकर खुद को हिम्मत देकर कनिका के पास कॉल लगाने लगी। दूसरी तरफ से कनिका की आवाज़ आई, हेलो अनिका, तुम रेडी हो ना यहाँ आने के लिए? आज मेरी इंगेजमेंट है। सारी डेकोरेशन और सारा कुछ मैंने तुम्हारे ऊपर ही छोड़ा है। सारे स्टाफ तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। तुम आओगी ना? हाँ, मैं आ रही हूँ, अनिका हामी भरते हुए बोली। कनिका खुश होते हुए बोली, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। इनकार कभी नहीं कर सकती हो। कहाँ आना है मुझे? एड्रेस बता दो मुझे, मैं आ जाऊँगी। दीवान मेंशन में। नाम सुनकर थोड़ी देर की अनिका स्तंभ रह गई। फिर वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, क्या दीवान मेंशन में? हाँ, इंगेजमेंट पार्टी वहीं है। तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ देर बाद अनिका दीवान मेंशन में पहुँच गई थी। वो मेन गेट के सामने आकर गार्ड को देखते हुए बोली, मुझे कनिका मैम ने बुलाया है। गार्ड गेट खोल देता है। अनिका अंदर चली जाती है। कनिका उसका ही वेट कर रही थी। वो जैसे ही अनिका को देखती है उसके पास आकर, गुड मॉर्निंग अनिका, कैसी हो? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे आओ तुम और यहाँ बैठो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना, मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर बुलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी वेडिंग प्लानर आती ही होगी। मैंने उसे समझा दिया है कैसे सारे घर को डेकोरेट करना है, और जहाँ हमारी इंगेजमेंट होगी उस जगह को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन से डेकोरेट करना है। ये रहे सारे स्टाफ और वो रहा सारा सामान। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। कनिका चली गई थी। अनिका सारा काम समझते हुए उस स्टाफ मेंबर को समझाते हुए उनके साथ ही काम करने में बिजी हो गई थी। दूर से मिसेस दीवान और कनिका अनिका को काम करते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। मिसेस दीवान मुस्कुराते हुए बोली, शहर में इतने सारे वेडिंग प्लानर हैं और डेकोरेटर भी हैं, फिर भी तुमने इसे काम पे क्यों रखा? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुम इसे बुलाकर कोई बेवकूफ़ी भरा काम तो नहीं कर रही हो ना आंटी? जहाँ तक मेरा ख्याल है ये अनिका है। ये जिस काम को अपने हाथ में लेती है उसे पूरा करके रहती है। ये भले ही अभी से नफ़रत करती हो, लेकिन मुझे इसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनकार नहीं करती तो अभी मेरा कभी नहीं होता। और आज की इंगेजमेंट पार्टी कुछ स्पेशल है, वो भी अनिका के लिए। मेरे दिल में अब अनिका के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, और ना ही अब इसे हर्ट करूँगी, क्योंकि इसके लिए अभी ही काफ़ी है। आज शाम को आप सभी को मिलने वाला है सरप्राइज़। वेट कीजिए। शाम हो चुकी थी। पूरे घर से लेकर मेन गेट तक फ्लावर्स और लाइट्स से डेकोरेट किया गया था। जिस जगह इंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी वहाँ अनिका ने खुद से डेकोरेट किया था।
कनिका जैसे ही रूम से बाहर आती है चारों तरफ देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, वाओ कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। वाह अनिका, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो गेस्ट के आने का भी टाइम होने वाला है, अभी भी आता ही होगा विशाखा को लेकर। अनिका अपने मन में, इससे पहले कि अभी को पता चले मैं उसके घर में हूँ, वो मुझे टॉर्चर करेगा, मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। थैंक यू, लेकिन अब मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी इंगेजमेंट पार्टी अटेंड करके ही जाओगी। और रही तुम्हारी ड्रेस चेंज करने की बात, तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। कनिका, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हें अपने भाई बहन की कसम अनिका, अगर तुम सचमुच में मेरी इंगेजमेंट पार्टी को बिना अटेंड किए चली गई तो फिर क्या फ़ायदा दोस्ती का। अनिका, अगर तुम चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ मत जाओ। कनिका की रिक्वेस्ट को सुनकर वो मान जाती है और वहाँ रुकने के लिए मान गई। ये हुई ना बात, अब तुम मेरे साथ चलो, कोई सवाल नहीं। मिसेस दीवान कनिका के चेंज बिहेवियर को देखकर समझ ही नहीं पा रही थी आखिर ऐसा हो क्या गया है जिस वजह से कनिका इतनी बदल गई है। वो अनिका को बेस्ट फ्रेंड मानने लगी है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे अपनी बहन विशाखा को लेने अभी जैसे ही वहाँ पहुँचा, वो रंस को विशाखा के साथ देखकर हैरान रह गया। दोनों हंसते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। अभी गुस्से को दबा लेता है, लेकिन रंस अभी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, अपनी बहन को मेरे साथ देखकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद अपनी बहन के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाओगे। विशाखा अपने भाई के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू सो मच भाई। अभी अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, तुझे गए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और ये क्या, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी ना, तो फिर किसके साथ आ रही हो? वो सब छोड़िए, आप बताइए, आज आपकी इंगेजमेंट है और आप मुझे लेने एयरपोर्ट आ गए। कनिका भाभी को पता चला तो जानते हैं ना कैसे रिएक्ट करेंगी वो। चलकर कार में बैठ, मैं तेरा लगेज लेकर आ चलकर कार में बैठ, मैं तेरा लगेज लेकर आता हूँ अभी। रंस को घूरते हुए देखता है, लेकिन रंस उसे स्माइल दे रहा था और अपनी कार में बैठकर चला गया। अभी कार स्टार्ट करता है और अपनी बहन को देखते हुए कहता है, तुम रंस से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रंस को तुम नहीं जानती हो विशाखा, तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन भाई, रंस से क्या प्रॉब्लम है आपको? वो आपका कभी फ्रेंड हुआ करता था और फिर उसने अनिका का साथ दिया, इस वजह से आप मुझसे ये सब तो नहीं कह रहे हैं ना? ये बात नहीं है विशाखा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या कनिका भाभी आपके लायक हैं? आप उनसे प्यार तो छोड़ो, उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। आप तो अनिका से प्यार करते थे ना, तो फिर इतनी जल्दी आपने मॉम की बात को मान कैसे लिया? भाई, मेरी बात आपको एक पल के लिए हर्ट कर सकती है, लेकिन आप तो कनिका को पाने के लिए किसी हद को पार कर सकते थे ना, तो फिर आप इतनी आसानी से कनिका भाभी से शादी के लिए मान कैसे गए? अभी दीवान मेंशन के सामने पहुंच गया था। घर के बाहर डेकोरेशन को देखती ही विशाखा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड, ये हमारा घर ही है ना, या फिर किसी रॉयल पैलेस में आ गए हैं? क्या डेकोरेशन है, अंदर चलिए भाई, क्योंकि सारे लोग आपके आने का ही वेट कर रहे होंगे, खासकर कनिका भाभी। अभी बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में आ गया, जहाँ मिसेस दीवान उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो अपने बेटे को देखकर बोली, अभी इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? ये तुम्हारे कपड़े हैं, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, कनिका तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। मॉम, आप ये सब कुछ जानबूझकर क्यों कर रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी अभी सारे गेस्ट आ चुके हैं, कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव और बिजनेसमैन क्लाइंट्स, और फिर इस शहर की जानी मानी हस्तियाँ आई हुई हैं। प्लीज़ कोई तमाशा मत कहना अभी, ये तुम्हारे डैड की इज्जत का सवाल है। एक नज़र अपने कपड़ों पे डालकर अभी सिर्फ अनिका के बारे में सोच रहा था और अपनी मॉम को कमरे से जाते हुए देखकर कहने लगा, मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की आ सकती है और वो है अनिका। उसके सिवाय वो किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अभी रेडी होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहा होता है, वाइट कलर का अनारकली ड्रेस, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ और रेड लिपस्टिक लगाए हुए, अपने बालों को संवारते हुए अनिका जैसे ही कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी, अभी की निगाहें
उस पर ठहर गई। वह निगाह को ऐसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि इस कहानी का ही एंड कर दूँ, क्योंकि कहानी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है पढ़ने में। आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं, प्लीज़ बताना ज़रूर। मुझे ये कहानी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है।